अरे साहब, आप तो बाहर से आए हो। आपको क्या मालूम हमारे जिले का हाल क्या रहा है जब नई डीएम मैडम आई थी। मैं तो उस वक्त तहसील दफ्तर का चपरासी था। सुबह से शाम तक चाय पानी दौड़ाना, फाइलें ऊपर नीचे करना, बाबुओं के हुक्म मानना, यही मेरा काम था। दफ्तर का हाल यूं समझ लो कि सब अपने हिसाब से चलते थे। बाबू लोग समय पर आते कम, अपने काम के हिसाब से आते थे। कोई पान खाकर फाइल पर लाल धब्बा छोड़ देता था, कोई सील मारने में आलस दिखा देता था। ऊपर से साहब लोग भी इतने आराम तलब कि उन्हें बस सलामी बजाओ और आराम से उनकी बात मान लो। ऐसे माहौल में जब खबर आई कि जिले में नई डीएम मैडम आ रही हैं, तो सबको लगा कि ठीक है, नई पोस्टिंग है, 2-4 दिन में इन्हें भी वही ढर्रा समझ आ जाएगा और सब ढीला हो जाएगा। पर साहब, ये हमारी भूल थी। जो मैडम आई वो किसी और ही मिट्टी की बनी थी। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो सुबह का वक्त था। कचहरी का बड़ा हॉल चमकाया जा रहा था। अफसरों की कुर्सियां पोंछी जा रही थीं। मैंने भी झाड़ू लगाया था और कुर्सियां करीने से रख दी थीं। अचानक गेट पर गाड़ियों का काफिला रुका। मैडम उतरी, लंबी, गोरी और तेज नजरों वाली। चेहरे पर इतना रौब था कि हम जैसे छोटे मुलाजिम की आंखें झुक जाएं। मैडम सीधे दफ्तर में दाखिल हुई और आते ही बोली कि काम समय पर होना चाहिए, फाइलें बिना वजह लंबित नहीं रहनी चाहिए और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। पहले तो सब बाबू और साहब लोग हंस दिए, बोले कि नई नई आई हैं, जोश ज्यादा है, थोड़े दिन में सब शांत हो जाएगा। लेकिन साहब, जो हमने आगे देखा उसने तो हम सबकी नींद उड़ा दी। मैडम ने पहले ही हफ्ते अचानक चेकिंग शुरू कर दी। सुबह 9:30 बजे दफ्तर खुलता था, पर बाबू लोग 10 बजे से पहले आते ही नहीं थे। उस दिन सबको लगा आज भी देर से जाएंगे, लेकिन जब पहुंचे तो देखा कि गेट पर खुद मैडम खड़ी थी और एक एक का नाम लिख रही थी। जो भी देर से आया उसी वक्त शो कॉज नोटिस पकड़ाया गया। बाबू लोग सन रह गए। मैं तो सुबह 7 बजे से झाड़ू पोंछा करने आ जाता था, इसलिए मेरी तो खैर हो गई, पर बाबुओं के चेहरे देखने लायक थे। एक बोला कि पहली बार ऐसी कड़क डीएम देखी है। दूसरा बोला कि कुछ दिन की बात है, बाद में सब ढीला पड़ जाएगा। पर साहब, ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे पूरा दफ्तर मैडम के रौब से कांपने लगा। फाइलें समय पर निपटने लगी। रिश्वत का खेल जो खुले आम चलता था, उसमें भी बड़ी रोक लगी। लेकिन आप तो जानते ही हो, जब कोई सख्ती आती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होती है जो बरसों से आराम तलब बैठे थे। बाबू लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि इस मैडम को कैसे साधा जाए। कोई बोला कि मीडिया में छपवा देंगे, कोई बोलता था कि बड़े नेताओं से शिकायत करेंगे, पर मैडम किसी से डरने वाली नहीं थी। मुझे तो शुरू से ही लगता था कि ये औरत साधारण नहीं है। उनकी आंखों में एक चमक थी और चलने के ढंग में एक ऐसा आत्मविश्वास कि सामने वाला अपने आप दब जाए। कई बार तो मुझे डर लगता कि कहीं मेरी छोटी सी गलती पर भी वो डांट न दें। पर सच बताऊं साहब, मैडम कभी छोटे कर्मचारियों पर बेवजह नहीं बरसती थी। अगर चपरासी से काम करवाती तो खुद भी बराबर मेहनत करती। कई बार देखा कि खुद फाइल उठाकर मेज पर रखती, खुद गाड़ी से उतरकर कचहरी का गेट चेक किया। लेकिन बाबू लोग तो थे ही चालाक। धीरे धीरे उन्होंने मैडम के खिलाफ साजिशें बुननी शुरू कर दी। साहब, ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो तो और भी बड़ा हंगामा था। मैडम का असली प्रकोप तो तब बरपा जब उन्होंने घूसखोरी पर सीधा वार किया और तहसील में छापेमारी शुरू कर दी। मैडम ने जब दफ्तर में अनुशासन कड़ा किया तो कई बाबुओं की नींद उड़ गई। जिनके लिए रोज देर से आना, पान गुटखा खाकर फाइलों पर थूक की लकीर छोड़ देना, रिश्वत लेकर लोगों के काम लटकाना, ये सब आम था, उनके लिए ये सब किसी तूफान से कम नहीं था। एक दिन की बात है, सुबह से दफ्तर में हलचल मची थी। लोगों को खबर मिली कि तहसील परिसर में जो घूसखोरी का खेल चलता है, उस पर मैडम खुद नजर रखने आ रही हैं। हम जैसे छोटे लोग तो डर के मारे खामोश थे। बाबू लोग गुपचुप आपस में सलाह कर रहे थे कि कैसे बचा जाए। करीब 11 बजे मैडम अचानक पहुंच गईं, बिना किसी सूचना के। गाड़ी से उतरी, सीधे अंदर दाखिल हुई और बोली कि आज हर टेबल की जांच होगी। साहब, जो मंजर उस दिन देखा वो मेरी आंखों से कभी नहीं मिटा। मैडम ने सबसे पहले रजिस्ट्रार कक्ष में धावा बोला। वहां अक्सर बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता था। गरीब आदमी अपनी जमीन का कागज बनवाने आता तो उससे 2-2 हजार वसूले जाते। लेकिन उस दिन सबको रंगे हाथ पकड़ा गया। एक आदमी मैडम के सामने ही फाइल में नोट दबा रहा था। मैडम ने जैसे ही देखा, तुरंत बाबू को खड़ा कर लिया। गुस्से से चेहरा लाल हो गया और बोली कि अब देखना होगा किसकी हिम्मत है आम जनता से लूटपाट करने की। साहब, आप विश्वास मानिए, उस वक्त पूरा दफ्तर कांप उठा। मैंने तो पहली बार देखा कि बाबुओं
जैसे अकड़ू लोग भी पसीना पोंछते खड़े थे। कईयों के पास से नोटों की गड्डियां बरामद हुई। मैडम ने सबका हिसाब किताब वहीं बांटकर तैयार करवाया। और तो और मीडिया वालों को भी बुला लिया ताकि पूरा जिला देखे कि रिश्वतखोरों की असली औकात क्या है। अब साहब सोचिए, जिन बाबुओं ने बरसों से यहाँ का माहौल बिगाड़ रखा था, उनका क्या हाल हुआ होगा। वही लोग जो रोज हमें छोटे कर्मचारियों को धौंस लिखाते थे, आज सबके सामने नंगे हो गए। मैडम की इस कार्रवाई के बाद जिले भर में उनकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि अब तो न्याय मिलेगा। गरीब आदमी जो थाने तहसील में धक्के खाता था, उसकी सुनवाई होगी। सच कहूँ तो पहली बार मुझे भी गर्व हुआ कि हमारे जिले में ऐसी डीएम आई हैं। लेकिन साहब, जितनी तारीफें बाहर हो रही थीं, उतना ही गुस्सा अंदर पल रहा था। बाबुओं की पूरी टोली अब मैडम की दुश्मन हो गई थी। वे सोचने लगे कि किसी तरह इनकी पोस्टिंग यहाँ से हटवाई जाए। कई बार तो मैं खुद चाय पानी ले जाते हुए उनकी बातें सुन लेता था। कोई कहता था कि विधायक से मिलेंगे, कोई बोलता था कि पत्रकारों को पैसे खिलाकर मैडम के खिलाफ खबर छपवाएंगे। मैडम को भी शायद अंदाजा हो गया था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, पर वो डरी नहीं बल्कि और सख्त हो गईं। अब उन्होंने हर विभाग की अचानक जांच शुरू कर दी। कभी बिजली विभाग, कभी स्वास्थ्य विभाग, कभी शिक्षा विभाग, हर जगह धांधली पकड़ में आती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि शिक्षा विभाग में स्कूल निरीक्षण के लिए गईं। वहाँ देखा कि बच्चे जमीन पर बैठे हैं और मास्टर साहब स्टाफ रूम में ताश खेल रहे हैं। मैडम ने तुरंत मास्टरों को निलंबित कर दिया। उस दिन स्कूल के बाहर भीड़ लग गई। लोग जयकारे लगाने लगे कि अब बच्चों की पढ़ाई सुधरेगी। लेकिन साहब, आप जानते हैं, जब कोई सख्ती करता है तो उसके पीछे दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे बाबुओं और बड़े साहबों की साजिशें गहरी होने लगी। एक दिन मैंने खुद सुना कि रात में किसी अफसर के घर पर मीटिंग हुई है, जिसमें तय किया गया कि मैडम की छवि खराब करने के लिए झूठे मामले बनाए जाएंगे। उस रात घर जाकर मैं बहुत परेशान था। सोचा कि अगर सच में मैडम के खिलाफ चाल चल दी गई तो क्या होगा, क्योंकि जितना मैंने देखा था वो औरत सच में जनता के लिए लड़ रही थी। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। बाहर बहुत भीड़ लगी थी। गरीब किसान अपनी फसल का मुआवजा लेने आए थे जो बाढ़ में डूब गई थी। पर तहसील में तो पुराना खेल चलता ही था। बाबू लोग कहते, बिना घूस के कोई फाइल आगे नहीं जाएगी। बेचारा किसान अपना 1000-2000 देने में असमर्थ था तो महीनों चक्कर काटता। उस दिन भी कई किसान बाहर रो रहे थे। तभी अचानक मैडम वहां पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि लोग परेशान खड़े हैं। सीधे अंदर आ गईं और पूछने लगी कि मुआवजे का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। बाबू हकलाने लगे, बोले कि जांच में देर हो रही है। लेकिन तभी एक किसान हिम्मत करके बोला कि बाबू लोग पैसे मांगते हैं, तभी फाइल बढ़ाते हैं। साहब, जैसे ही ये बात सुनी, मैडम का चेहरा तमतमा उठा। उसी वक्त सबके सामने बाबू की कुर्सी खींची और बोली कि अब ये सब बंद होगा। लेकिन असली तूफान तब आया जब उस मुआवजे में स्थानीय नेता की भी मिलीभगत सामने आई। असल में पैसा गरीबों तक पहुंचता ही नहीं था, बीच में नेता और अफसर मिलकर हजम कर जाते थे। मैडम ने तुरंत जांच बैठा दी और नेताओं के नाम रिपोर्ट में दर्ज कर दिए। साहब, ये काम कोई छोटा अफसर कर दे तो उसकी खैर नहीं, लेकिन डीएम मैडम थी और वो किसी से डरती नहीं थी। रिपोर्ट सीधे शासन को भेज दी। अब नेताओं का पारा 7वें आसमान पर था। वो बोले कि कौन है ये औरत जो हमारे इलाके में हमें ही चुनौती दे रही है। उसी रात कई बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। तय हुआ कि किसी तरह इन्हें ट्रांसफर करवाना है, पर मैडम को ये सब पहले से ही आभास था। अगले ही दिन उन्होंने और सख्ती दिखा दी। तहसील गेट पर खड़ी होकर खुद किसानों की अर्जियां लेने लगी। सोचिए साहब, पहली बार ऐसा हुआ कि डीएम खुद किसानों की सुन रही हों और बाबू लोग कोने में खड़े कांप रहे हों। भीड़ में से कई औरतें भी थीं, जिनके पतियों ने कर्जा लिया था और अब वसूली वाले दिन रात धमका रहे थे। मैडम ने तुरंत बैंक अधिकारियों को तलब किया और कहा कि गरीब औरतों को परेशान मत करो। अब हालात ये हो गई कि लोग कहते डीएम मैडम हमारी देवी हैं, पर नेताओं को लगने लगा कि उनका दबदबा खत्म हो रहा है। इसी बीच एक बड़ा किस्सा हुआ। एक विधायक साहब गाड़ी से आए, सीधे दफ्तर में दाखिल हुए और बोले कि मैडम से मिलना है। उनका अंदाज ही ऐसा था जैसे पूरे जिले को वो जेब में रखते हों। मैं दरवाजे पर खड़ा था, अंदर जाने से पहले ही गालियां बक रहे थे। मैडम कमरे में बैठी थी। जैसे ही विधायक अंदर घुसे, जोर से बोले कि इतना हठ मत दिखाइए, जिले में हमारा भी दबदबा है। आपको यहाँ काम करना है तो हमारे साथ तालमेल बनाना होगा। साहब, उस पल जो मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
मैडम ने शांत स्वर में कहा कि मैं जनता की नौकर हूँ, नेताओं की गुलाम नहीं। विधायक चिल्लाने लगे, धमकियां देने लगे, पर मैडम ने उनकी एक न सुनी। बोली कि अगर इतना ही दबदबा है तो बाहर जनता के सामने जाकर कहिए कि आप गरीबों का हक खा रहे हैं। विधायक साहब गुस्से से लाल होकर बाहर निकल गए, लेकिन जाते जाते कह गए कि अब देख लेंगे। उस दिन के बाद से पूरे जिले में खलबली मच गई। लोग कहने लगे कि अब मैडम और नेता में सीधा टकराव हो गया है। साहब, मैं आपको सच बताऊं, हमें छोटे कर्मचारियों को भी डर लगने लगा, क्योंकि जब हाथी लड़ते हैं तो घास पिसती है। अगर नेताओं ने कोई चाल चली तो उसकी मार हम पर भी पड़ सकती थी। लेकिन मैडम, वो तो पत्थर की तरह अडिग थीं। रोज सुबह 7 बजे से काम शुरू करती और रात देर तक जनता की फरियाद सुनती। उनके सामने किसी की एक न चलती। पर साहब, अब साजिशें भी तेज हो गईं। कई अखबारों में उनके खिलाफ खबरें छपने लगीं कि डीएम तानाशाही कर रही हैं, अधिकारी परेशान हैं, विकास रुक गया है। जबकि सच्चाई ये थी कि पहली बार जिले में ईमानदारी से काम हो रहा था। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह दफ्तर आया था। गेट पर खड़े चौकीदार ने धीरे से बताया कि रात को बड़े साहब और कुछ नेता इकट्ठा हुए थे। वहीं तय किया गया है कि मैडम पर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा। मैंने पूछा कि कौन सा इल्जाम, तो उसने कहा कि सुनने में आया है कोई फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करवाया जाएगा। किसी आदमी को पैसे देते हुए दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि डीएम खुद घूस ले रही थी। साहब, ये सुनकर मेरी तो टांगे कांपने लगीं। मैंने सोचा कि अगर सच में ऐसा हो गया तो इतनी ईमानदार अफसर की क्या इज्जत रह जाएगी। उधर मैडम को भी भनक लग चुकी थी। अगले ही दिन उन्होंने दफ्तर की मीटिंग बुलाई। सब अफसरों और कर्मचारियों को सामने बिठाकर बोली कि अब से हर काम पारदर्शी होगा, हर फाइल की स्थिति ऑनलाइन चढ़ाई जाएगी, हर विभाग की रिपोर्ट जनता के सामने होगी। साहब, ये सुनकर तो बाबू और नेता सब हक्के बक्के रह गए। उनकी सारी चालें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि अब जो भी करना होता वो सबके सामने दर्ज होता। लेकिन फिर भी हार मानने वाले कहाँ थे। अगले हफ्ते अचानक एक खबर फैली कि डीएम मैडम ने एक ठेकेदार से रिश्वत ली है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छप गईं, टीवी चैनलों तक बात पहुंच गई। पूरा जिला सख्ते में आ गया। लोग कहने लगे कि इतनी ईमानदार दिखने वाली अफसर भी भ्रष्ट निकली। मैं तो सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन साहब, सच्चाई कुछ और ही थी। मैडम ने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। सबके सामने ठेकेदार को खड़ा कर दिया और पूछा कि कब, कहां और कैसे रिश्वत दी। बेचारा ठेकेदार हकलाने लगा। फिर सबके सामने मान लिया कि उसे नेताओं और बाबुओं ने उकसाया था। उसे पैसे देकर कहा गया था कि मैडम पर झूठा आरोप लगाए। साहब, उस दिन पूरा खेल खुल गया। नेताओं की साजिश बेनकाब हो गई। अखबार वाले भी शर्मिंदा हो गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब सब ठीक हो गया होगा। पर साहब, जब कोई सिस्टम की जड़ें हिला देता है तो दुश्मन और भी खतरनाक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद की बात है। रात को मैडम अपने सरकारी घर में थीं। अचानक बिजली चली गई। बाहर सन्नाटा था, गार्ड भी कहीं दिखाई नहीं दिए। उसी समय कुछ अजनबी लोग दीवार फांदकर अंदर घुसने लगे। शायद इरादा बहुत बड़ा था। सौभाग्य से मैडम चौकन्नी थीं। तुरंत अलार्म बजा दिया। पुलिस दौड़ पड़ी और वो लोग भाग खड़े हुए। बाद में पता चला कि वो सब सुपारी लेकर आए थे। किसने भेजा था ये सबको मालूम था, पर सबूत कोई नहीं था। साहब, उस रात के बाद से मुझे यकीन हो गया कि मैडम सिर्फ अफसर नहीं थीं, वो तो जैसे अकेली फौज थीं, जिसने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब हालात ये थी कि गरीब लोग और जनता दिन रात उनके दरवाजे पर खड़ी रहती। हर कोई कहता कि जब तक ये मैडम है हमें न्याय मिलेगा। पर दूसरी तरफ नेता और बाबू एकजुट होकर और चालें चलने लगे। मैडम ने अचानक ऐलान कर दिया कि पूरे जिले में विकास कार्यों का ऑडिट होगा। सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल सबकी जांच होगी। जहां पैसा आया है वहां हिसाब भी होगा। अब आप तो समझ ही गए होंगे साहब, यही तो वो जगहें थीं जहां सबसे ज्यादा धंधा होता था। करोड़ों रुपए का खेल यही होता था। ठेकेदार आधा काम करके पूरा बिल पास करवा लेते थे, नेता अपनी जेबें भर लेते थे और बाबू सबकी दलाली खाते थे। लेकिन मैडम ने कह दिया कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। सबसे पहले जांच सड़क विभाग से शुरू हुई। कागज में लिखा था कि नई सड़क बनी है, लेकिन जब मैडम खुद मौके पर गईं तो देखा वहाँ तो गड्ढों के अलावा कुछ भी नहीं था। गांव वाले हंस रहे थे कि कागज में सड़क दिख रही है, पर असल में सिर्फ धूल है। साहब, उस दिन मैडम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाई, रिपोर्ट बनाई और सीधे शासन को भेज दी। ठेकेदार और बाबू तो सन्न रह गए। फिर अस्पताल की बारी आई। रिकॉर्ड में दवाइयों पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए थे, लेकिन जब अस्पताल पहुंची तो स्टोर रूम खाली पड़ा था।
गरीब मरीजों को कुछ भी नहीं मिलता था। डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे और सरकारी अस्पताल वीरान पड़ा था। मैडम ने वहीं खड़े होकर डॉक्टरों की क्लास लगा दी, कईयों को सस्पेंड कर दिया। अब तो जिले में हलचल मच गई। जनता खुश थी कि पहली बार कोई अफसर उनकी आंखों से सच देख रहा है, लेकिन नेताओं और अफसरों की चूलें हिल गईं। उसी बीच एक बड़ा हंगामा हुआ। जिला पंचायत में मैडम की रिपोर्ट पेश हुई। वहाँ बैठे बड़े बड़े नेता तिलमिला उठे, बोले कि डीएम तानाशाही कर रही हैं, काम रुकवा रही हैं, जिले का माहौल खराब कर रही हैं। लेकिन मैडम ने डट कर जवाब दिया, कहा कि मैं जनता का पैसा जनता तक पहुँचा कर रहूंगी, चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न हो। साहब, मैं वहाँ मौजूद था, पीछे खड़ा पानी पिला रहा था। मेरी रूह कांप गई जब देखा कि पूरी सभा में अकेली औरत सबको ललकार रही थी। लेकिन साहब, जब दुश्मन बहुत हों तो खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। कुछ ही दिनों बाद एक नया खेल शुरू हुआ। अचानक खबर फैली कि मैडम ने बड़े ठेके में अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाया है। अखबारों में छप गया, नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। पूरे जिले में अफवाह फैल गई कि मैडम भी उसी खेल में शामिल है जिसे रोकने निकली थी। लोगों में भ्रम फैल गया, कोई कहता सच्चाई है, कोई कहता झूठ है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन साहब, सच कभी छुपता नहीं। मैडम ने खुद जांच की मांग कर दी। बोली कि अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन अगर झूठ फैलाया जा रहा है तो गुनहगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच बैठी। कुछ दिन तक अफसर इधर उधर भागते रहे, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ गई। मैडम पर लगाया गया आरोप झूठा था। सबूत मिले कि नेताओं और बाबुओं ने मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी की थी। साहब, जब ये सच्चाई सामने आई तो पूरा जिला दंग रह गया। लोग खुलेआम कहने लगे कि अब हमें समझ आ गया कि क्यों ये सब मैडम के खिलाफ थे। लेकिन दुश्मन अभी हार मानने वाले नहीं थे। वो सोच चुके थे कि अब आखिरी चाल चले बिना चैन नहीं मिलेगा। और फिर एक दिन अचानक खबर आई कि शहर में दो समुदायों के बीच झगड़ा हो गया है। पहले तो ये छोटी सी कहासुनी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें आग भड़काई जाने लगी। मैंने बाद में सुना कि ये सब नेताओं की ही चाल थी। वो चाहते थे कि दंगा भड़क जाए और फिर उसका सारा इल्जाम मैडम पर डाला जाए कि वो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाईं। शहर की बीचों बीच बाजार में पथराव हुआ, दुकानें जलने लगीं। लोग भागते भागते थाने और कचहरी तक पहुंचे। पूरा माहौल दहशत से भर गया। उस दिन मैं भी दफ्तर में मौजूद था। अचानक हल्ला मच गया कि हालात बिगड़ गए हैं। सभी अफसर घबराए हुए थे। कोई कह रहा था कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन साहब, मैडम उस वक्त भी पत्थर की तरह खड़ी थीं। उन्होंने तुरंत फोर्स बुलाई, खुद गाड़ी में बैठी और दंगा प्रभावित इलाके की तरफ निकल पड़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जहां लोग जाने से डर रहे थे, वहां मैडम खुद आगे बढ़ रही थीं। भीड़ उग्र थी, लोग नारे लगा रहे थे, पत्थरबाजी चल रही थी। लेकिन मैडम गाड़ी से उतरी और सीधे भीड़ के बीच खड़ी हो गईं। साहब, उस पल तो मेरी सांसें थम गईं। मैंने सोचा कहीं भीड़ उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन मैडम ने इतनी सख्ती और इतनी बहादुरी से आवाज लगाई कि पूरा इलाका सुनने लगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने एक और पत्थर फेंका तो वो खुद उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगी और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। भीड़ थोड़ी देर को थम गई। फिर मैडम ने महिलाओं और बच्चों को आगे बुलाया और कहा कि आप सब अपने घर जाओ, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। धीरे धीरे पुलिस ने हालात काबू में कर लिए। आग बुझाई गई, लोगों को समझाया गया। लेकिन साहब, असली बात तो तब सामने आई जब पकड़े गए कुछ लोग बोले कि उन्हें नेताओं ने पैसे देकर दंगा भड़काने भेजा था। अब तो खेल पूरी तरह साफ हो गया था। जो लोग मैडम की ईमानदारी से परेशान थे, वही लोग अब जिले को जलाकर अपनी चाल चलना चाहते थे। लेकिन मैडम ने उस रात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलेआम कहा कि मैं जनता की बेटी हूँ। जब तक यहाँ हूँ, किसी नेता, किसी बाबू, किसी ठेकेदार की नहीं, सिर्फ जनता की सुनवाई होगी। साहब, उस वक्त पूरे जिले में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने इतनी खुलकर नेताओं को ललकारा था। अब जनता और भी ज्यादा मैडम के साथ हो गई। गांव-गांव में चर्चा होने लगी कि हमारी डीएम ने दंगा तक नहीं होने दिया। लोग उन्हें देवी मानने लगे। पर साहब, जब जनता खुलकर किसी के साथ खड़ी हो जाए तो दुश्मनों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। नेताओं और बाबुओं ने मिलकर ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, इस मैडम को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा।
अब आप तो जानते ही हैं, हमारे सिस्टम में किसी भी ईमानदार अफसर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका ट्रांसफर। जब नेता और अफसर मिलकर दबाव डालते हैं तो बेचारे अफसर को या तो समझौता करना पड़ता है या फिर कुर्सी छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। तो साहब, एक दिन अचानक खबर आई कि शासन को रिपोर्ट भेजी गई है कि जिले की डीएम मैडम का रवैया ठीक नहीं है, अधिकारी परेशान हैं, विकास कार्य ठप पड़े हैं। अखबारों में भी इसी तरह की झूठी खबरें छपने लगी। हम जैसे छोटे कर्मचारियों में खलबली मच गई। सब आपस में पूछते फिर रहे थे कि अब क्या होगा। कोई कहता कि मैडम को हटा दिया जाएगा, कोई कहता कि वो इतनी सख्त हैं कि लड़ाई लड़ेंगी। मैडम को भी सब पता चल गया था, लेकिन साहब उन्होंने हार मानने की जगह और ज्यादा सख्ती दिखा दी। हर दिन सुबह सुबह निकल पड़ती, कभी गांवों का दौरा, कभी स्कूलों का निरीक्षण, कभी अस्पतालों की जांच। जनता तो और भी ज्यादा उनके साथ हो गई। मुझे याद है, एक बार गांव की औरतें दफ्तर आईं, हाथ में लोटा और चुनरी थी। बोली कि हमारी मैडम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, अगर इनका ट्रांसफर हुआ तो हम सब कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देंगे। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं साहब। सोचिए, जहां लोग अफसरों को गाली देने में देर नहीं लगाते, वहां जनता खुद उनकी ढाल बनकर खड़ी हो रही थी। लेकिन नेता हार मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने बड़े बड़े अफसरों तक पहुंच बनाई, दिल्ली तक फोन गए, आदेश निकला कि डीएम मैडम का ट्रांसफर कर दिया गया है। साहब, जब ये खबर फैली तो पूरा जिला स्तब्ध रह गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट गेट कर जमा हो गए। सब चिल्ला रहे थे कि हम अपनी मैडम को नहीं जाने देंगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस भी संभाल नहीं पा रही थी। मैडम बाहर आईं, भीड़ देखकर उनकी आंखें भी भर आईं, लेकिन चेहरे पर वही सख्ती कायम थी। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे कहीं भी रहूं। सिस्टम में रहते हुए मुझे जहां भी भेजा जाएगा, मैं वहीं लड़ाई लड़ूंगी। साहब, उस पल भीड़ रो पड़ी और मैं भी पीछे खड़ा होकर आंखें पोंछ रहा था। सोच रहा था, ये औरत अगर यहाँ और 2 साल रह जाती तो शायद पूरा जिला बदल जाता। लेकिन मैडम ने जाने से पहले जो किया, वो उनके प्रकोप का सबसे बड़ा सबूत था। ट्रांसफर ऑर्डर मिलने के बाद भी उन्होंने आखिरी हफ्ते में इतना काम कर दिया कि बड़े बड़े अफसर हिल रहे। फाइलों का ढेर निपटाया, कई भ्रष्ट बाबुओं पर कार्रवाई की और गरीब किसानों की बकाया रकम दिलवाई। साहब, जब वो जिले से विदा हुई तो हजारों लोग सड़क पर खड़े थे। फूलों से गाड़ियां सज गई थीं, गांव की औरतें रो रही थीं, बच्चे दौड़कर हाथ पकड़ रहे थे। मैंने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और पीछे छूट गए वो बाबू और नेता जो चैन की सांस ले रहे थे कि अब हमारी शामत टल गई। लेकिन उन्हें भी पता था कि जनता के दिल में अब उनकी कोई जगह नहीं बची है। गाड़ी जाते वक्त लोग सड़कों पर फूल बरसा रहे थे, बच्चे भागते हुए गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, औरतें आंचल फैलाकर उन्हें आशीर्वाद दे रही थीं। मैडम ने कार की खिड़की खोलकर सबको हाथ हिलाया, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं, आंसुओं से भीगी हुई। साहब, हम दफ्तर वाले अगले दिन कुर्सियों पर बैठे बैठे सुन थे। कोई भी फाइल खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि अब वही पुराने दिन लौट आएंगे, बाबुओं की मनमानी, अफसरों की लापरवाही, नेताओं की गुंडई। और सच कहूं, धीरे धीरे वही सब होने भी लगा। जो बाबू मैडम से डरते थे वो फिर से रौब झाड़ने लगे। जो ठेकेदार मैडम के डंडे से भागे भागे फिरते थे, उन्होंने फिर से मिलकर घोटाले शुरू कर दिए। दफ्तर में रिश्वत के लेट फिर से बढ़ गए। लोग आते तो कहते कि हमारी मैडम होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। गांव-गांव में चर्चे होते थे। लोग हाट बाजार में, चौपालों पर, यहाँ तक कि चाय की दुकानों पर भी सिर्फ एक ही बात करते थे, हमारी मैडम। एक बार तो मैं बाजार गया था तो एक बूढ़ा किसान मिला। बोला कि बेटा, वो हमारी बिटिया जैसी थीं, जिनके दिल में गरीबों का दर्द था। अब कौन हमें पूछेगा? साहब, ये सुनकर मेरा गला भर आया। सच तो यही था कि उनके जाने के बाद अफसर तो बदलते रहे, लेकिन वैसा कोई और ना आया। लेकिन एक बात मैं आपको पक्के तौर पर कहूँ, मैडम का प्रकोप सिर्फ उनके रहते ही नहीं था, उनके जाने के बाद भी कायम रहा। कैसे, ये सुनिए। जो अफसर और नेता मिलकर उनका ट्रांसफर करवाने में लगे थे, उनमें से कई पर बाद में जांच बैठ गई। कुछ का नाम भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आया। जनता ने चुनाव में कई नेताओं को घर बैठा दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग अब अफसरों से सवाल पूछना सीख गए थे। पहले जो जनता चुपचाप सब सह लेती थी, अब वो दफ्तर में आकर सीधे बोलती थी, हमारी मैडम के समय ऐसा नहीं था, आप भी ईमानदारी से काम कीजिए। साहब, ये बदलाव छोटा नहीं था। किसी एक इंसान ने हजारों लोगों के दिलों में हिम्मत भर दी थी। यही असली प्रकोप था उनका।
मैं जब जब दफ्तर के पुराने रजिस्टर पलटता हूँ जहाँ उनके साइन होते थे तो रूह कांप उठती है। लगता है जैसे वो अब भी यहाँ हैं, हर फाइल पर नजर रख रही हैं। और कई बार जब शाम को दफ्तर सूना होता है, मैं सोचता हूँ कि अगर वो और वक्त तक रहती तो शायद ये जिला मिसाल बन जाता। लेकिन खैर, जो किस्मत में था वही हुआ। साहब, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी हैसियत ही क्या, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि डीएम मैडम जैसी अफसर अगर इस देश को मिल जाएं तो गरीब का हक कभी दबेगा नहीं और उनका प्रकोप हमेशा भ्रष्टों के लिए डर बनकर खड़ा रहेगा।